अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कोर्स के चौथे चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंटरनेट से परिचय, जिसमें आप इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानेंगे। इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है और भी बहुत कुछ। कभी ना कभी आपको ये सवाल तो जरूर आता होगा कि ये जो इंटरनेट है, जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े रखा है, आखिर ये काम कैसे करता है। आप, मैं, हम सब जो इंटरनेट के साथ एक साथ कनेक्टेड हैं, उसके पीछे का आखिर सिस्टम क्या है। चलिए इंटरनेट को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। सोचिए कि इंटरनेट एक बड़ी मकड़ी का जाला यानी कि एक स्पाइडर वेब की तरह है, जिसमें दुनिया भर के लोग, डिवाइसेस और जो अनगिनत इंफॉर्मेशन है वो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। और इन्हीं कनेक्शंस के अंदर हम सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई करना हो, किसी को मैसेज करना हो, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, या घर बैठे कहीं की भी जानकारी आप अपने फोन पर देखना चाहते हैं, वो सब इस स्पाइडर वेब के अंदर किया जाता है। और इसके साथ इंटरनेट एक सर्वर क्लाइंट मॉडल पर काम करता है। इसे समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि आप अपने दोस्त से कुछ पूछ रहे हैं। कोई टॉपिक है जिसकी जानकारी आप उससे पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लाइंट की भूमिका निभाते हैं, और जिस दोस्त से आप सवाल पूछ रहे हैं वो एक सर्वर की भूमिका निभाता है। और ऐसे ही इंटरनेट के केस में भी होता है। आप क्लाइंट होते हैं जो इंटरनेट से सवाल पूछते हैं, और इंटरनेट सर्वर की भूमिका निभाकर आपकी रिक्वेस्ट को जिप कर सही जगह पर पहुंचाता है, और आपने जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की थी वो आप तक वापस लेकर आता है। तो यहाँ हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे इंटरनेट सिस्टम एक क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर काम करता है। अब इंटरनेट सिस्टम के अंदर कई सारे लेयर्स आते हैं। सबसे नीचे के लेयर में केबल्स, राउटर्स और बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जिन्हें हम सर्वर्स कहते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सही जगह पहुंचकर वहां से सही इंफॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचा रही है। इसके बाद इसके ऊपर वाले लेयर में आते हैं सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस, जहां ये ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। एक तरह से जैसे रोड पर ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स होते हैं, वैसे ही इंटरनेट सिस्टम के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन को बताते हैं कि सही तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। ये गवर्न करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट और रिसीव होगी, और ये सेट ऑफ रूल्स सभी को फॉलो करना होता है, जिससे कि इंटरनेट और आपके बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो स्मूथ तरीके से हो। और जैसे कहीं पहुंचने के लिए आप हाईवे, ट्रेन या एयर रूट का सहारा लेते हैं, वैसे ही इंटरनेट तक पहुंचने के लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक रूट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इनमें कई तरह के अलग अलग कनेक्शंस होते हैं, जैसे DSL, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। इन सभी माध्यम से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और इनमें से कौन सा माध्यम आपको सिलेक्ट करना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एरिया या आपके लोकेलिटी में इनमें से कौन सा कनेक्शन अवेलेबल है। और आपको बता दूं कि इंटरनेट बस एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। ये एक ऐसा असाधारण उपकरण है जिसने हम सभी को कनेक्टेड रखा है और दुनिया को एक छोटी और एक्सेसिबल जगह बनाया है। अब जानते हैं कि इंटरनेट के कुछ फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के अंदर आता है, यानी कि सबसे पहले ये आपके लोकल एरिया के इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके बाद आप देखें तो वर्ल्ड के नेटवर्क से वो कनेक्टेड है। तो इसी तरह से इंटरनेट के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इंटरनेट का दूसरा फीचर है प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स पे चलता है, यानी कि जिसे हम नाम के जरिए जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। उसमें सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं पहले से सेट हैं,
जिसके ज़रिए इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और शेयर करते हैं। तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा इंटरनेट का है जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW। ये एक इंटरनेट का पार्ट है जहाँ पे आप अलग अलग वेब पेजेस को देखते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स आप सर्च कर सकते हैं और इवन अलग अलग मल्टीमीडिया कंटेंट को आप कंज्यूम कर पाते हैं। तो WWW एक पार्ट है इंटरनेट का जहाँ पे आपको सारे वेब पेजेस मिलते हैं। फिर इंटरनेट की बाकी फीचर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, तो आप जानते हैं कि इंटरनेट पे आप हर तरह की मूवीज, सॉन्ग्स या हर तरह की बुक्स या एजुकेशनल कंटेंट को आप देख पाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा साधन इंटरनेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि आप पहले ऐसा था कि कोई भी चीज़ अगर बेचनी होती थी, बिजनेस को अपने कंज्यूमर तक पहुंचानी होती थी, तो उसका माध्यम बस ऑफलाइन था। पर इंटरनेट के माध्यम से अब वो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और उसके बाद सबसे अंत में और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंटरनेट के ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। घर बैठे आप दुनिया की हर जो भी घटनाएं हो रही हैं या दुनिया भर में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप अपने फ़ोन में हमेशा देख सकते हैं, हमेशा उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उनके बारे में और डिटेल जानकारी जान सकते हैं। और शायद ही ऐसा कुछ है दुनिया में जो आप इंटरनेट पे उसकी खोज नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ही बड़ा पुल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इसमें हम जानते हैं कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार जब आपके पास आपका डिवाइस है, या आप बात करें स्मार्टफोन की या लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तो आप चाहेंगे कि आप उस पर इंटरनेट को यूज़ कर सकें। तो अपने डिवाइस में इंटरनेट को यूज़ करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ISP, यानी कि फुल फॉर्म कहिए उसका तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा है मॉडेम। तो आप जानते हैं कि ये ISP और मॉडेम क्या है और कैसे इसके ज़रिए आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बात करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सर्विसेज को आमतौर पर इंटरनेट कनेक्शन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे लोग वेबसाइट्स को विजिट कर सकें, ईमेल्स भेज सकें और ऑनलाइन एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें। ISP को अलग अलग रूप में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जैसे कमर्शियल, कम्युनिटी ओन्ड, नॉन प्रॉफिट या प्राइवेटली ओन्ड। इन सभी के पास अपनी अपनी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज होते हैं। ISP द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली मुख्य सर्विसेज में शामिल है इंटरनेट एक्सेस, जिससे लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकें। ये इंटरनेट कनेक्शन के रूप में होता है जो घर या ऑफिस में लगाया जाता है। दूसरा, इंटरनेट ट्रांसमिट। ISPs इंटरनेट डेटा को यूजर्स तक ट्रांसमिट करते हैं, जिससे लोग इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकें। तीसरा, डोमेन नेम सिस्टम। ISPs डोमेन नेम सिस्टम सर्विसेज को भी ऑफर करते हैं, जिससे लोग अपने वेबसाइट्स के लिए यूनिक डोमेन नेम्स रजिस्टर कर सकें। चौथा, वेब होस्टिंग। कुछ ISPs वेब होस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें यूजर्स अपने वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, जिससे उनका ऑनलाइन प्रेजेंस हो सके। पांचवा,
यूजनेट सर्विस। यूजनेट सर्विस एक इंटरनेट सर्विस है जिसमें यूजर्स टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशंस और फाइल्स शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स या कम्युनिटीज के साथ। इसमें लोग सिमिलर टॉपिक्स पर बात करते हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। छठा, कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब है कि आप अपना कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्किंग इक्विपमेंट आईएसपी के डेटा सेंटर में रख सकते हैं। इससे आपका सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होता है और आईएसपी आपके सर्वर को मेंटेन और मैनेज करता है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो अपने सर्वर को सिक्योर और रिलायबल जगह पर रखना चाहते हैं। अब ये तो हमने जाना कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा आता है मोडेम। मोडेम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसी एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। आसान भाषा में समझिए कि जहाँ से भी इंटरनेट का और इंटरनेट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो डिजिटल डेटा में है। जब ये आपके घर पर आता है तो वो वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू या फिर कोई कनेक्शन के थ्रू आता है। तो उसे आपके घर तक पहुँचाने के लिए उस डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। और जब वो जो डेटा है जब डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, यानी कि आपके जब स्मार्टफोन में या लैपटॉप या कंप्यूटर पे पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन लोकेशन पे, तो वो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है जिसके जरिए आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं अपने डिवाइस में। तो आसान भाषा में आपने समझ लिया कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। अब जानते हैं कि कितने तरह के मॉडेम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉडेम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉडेम्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंटरनल मॉडेम, दूसरा एक्सटर्नल मॉडेम और तीसरा पीसी कार्ड मॉडेम। तो आइए हम जानते हैं कि इंटरनल मॉडेम क्या करता है। इंटरनल मॉडेम एक्चुअली आपके कंप्यूटर या आपके डेस्कटॉप के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर होता है। यानी कि आप समझिए कि ये एक एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, एक इंटरनल डिवाइस है जो आपके डेस्कटॉप या कंप्यूटर में ऑलरेडी फिट होता है। और देखा जाए तो ये एक्सटर्नल मॉडेम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और आपको इसे ऑपरेट करने के लिए यानी कि इसके थ्रू इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इंटरनल मॉडेम भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डायल अप मॉडेम और दूसरा वाईफाई मॉडेम। डायल अप मॉडेम को यूज करने के लिए आपको टेलीफोन लाइंस की जरूरत पड़ती है और कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप उसमें लॉगिन करते हैं। जबकि वाईफाई की बात करें तो उसमें कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत नहीं पड़ती और आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉडेम की। जब हम एक्सटर्नल मॉडेम की बात करते हैं तो ये मानिए कि ये सबसे आसान तरीका है इस मॉडेम को इंस्टॉल करने का, क्योंकि ये एक्सटर्नली फिट किया जाता है। इसके अंदर एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके थ्रू आप टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये कि ये एक अलग स्विच से कनेक्टेड होता है जिसकी वजह से जब आप इंटरनेट को यूज नहीं करना चाहते तो आप इसके बटन को टर्न ऑफ कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। और जब आप इसे यूज करना चाहते हैं तो इसे स्विच ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप DSL मॉडेम ले सकते हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में यूज होता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के मॉडेम के बारे में जिसका नाम है पीसी कार्ड मॉडेम। अब जब हम पीसी कार्ड मॉडेम की बात करते हैं तो आपको ये मॉडेम कहीं यूज़ करता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था। आज तो हमारे पास कंप्यूटर्स, हमारे डेस्कटॉप्स में वाईफाई कनेक्शन है तो इस मॉडेम की ज़रूरत नहीं है। पर आपकी जानकारी के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि पीसी कार्ड मॉडेम आया करता था। वो एक तरह से आप समझिए जैसे आप क्रेडिट कार्ड कहीं पे ATM मशीन में डालते हैं, वैसे ही ये पीसी कार्ड मॉडेम आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप में एक स्लॉट हुआ करती थी, उसमें इंसर्ट किया जाता था। अब ये समझिए कि ये पीसी कार्ड मॉडेम जो है ये इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम का एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि एक तरह से ये एक्सटर्नल डिवाइस तो है, एक तरह से आप इसको एक्सटर्नली फिट कर रहे हैं, पर ये इंटरनली काम करता है, यानी कि आपकी पीसी के साथ कनेक्ट करके।
तो ये फिलहाल अभी यूज़ नहीं होता है, बट आपकी जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए कि पीसी कार्ड मॉडेम भी एक तरह का मॉडेम था जो पहले यूज़ किया जाता था। अब जब हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन की, तो आप ये समझिए कि बस एक तरीका नहीं है इंटरनेट से कनेक्ट करने का। काफ़ी सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने डिवाइस या अपने घर में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं कि कितने माध्यम हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के। सबसे पहले डायल अप, फिर ब्रॉडबैंड, वाईफाई, मोबाइल, सैटेलाइट, केबल एंड DSL। तो ये सब इतने सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इन सारे मोड्स को, यानी कि इन सारे तरीकों को हम समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं और किन किन जगहों पे ये काम आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायल अप कनेक्शन की। अब डायल अप कनेक्शन आपको सुनने में लगेगा कि कभी इस इंटरनेट कनेक्शन के बारे में सुना नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले यूज़ हुआ करता था। आज आपको ये कहीं पे भी यूज़ होता हुआ नहीं दिखेगा, पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन था जिसमें आपके पास एक डिवाइस होती थी, एक मॉडेम होती थी, जिसमें आप नंबर डायल करते थे। जैसे अगर आपको किसी को कॉल मिलाना है तो आप उनका नंबर डायल करते हैं, वैसे ही अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो आपको नंबर दिया है वो नंबर डायल करना होता था। उसके बाद डायल करने के बाद आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते थे। तो ये तरीका था कि कैसे डायल करके आप इंटरनेट से कनेक्ट होते थे और डिस्कनेक्ट होते थे। तो ये बस जानकारी के लिए आप जान सकते हैं, ये आजकल यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। ब्रॉडबैंड एक तरह का इंटरनेट कनेक्शन है जो रेगुलर इंटरनेट से काफ़ी फास्ट होता है। ब्रॉडबैंड को चलाने के लिए अलग अलग तरह के डेटा चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो डेटा को तेज़ी से भेजने और रिसीव करने में मदद करते हैं। ये चैनल्स जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स, DSL लाइंस, केबल वायर्स या वायरलेस कनेक्शंस हो सकते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है और ये अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करते हैं जो Mbps में मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आपको एक राउटर और एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके घर या ऑफिस में लगाया जाता है और मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्टेड रखता है। आप जानते हैं वाईफाई कनेक्शन के बारे में। वाईफाई कनेक्शन यानी कि वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा जो वायरलेस है? तो बिल्कुल, ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो आप वायरलेसली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है, कोई राउटर लगा है किसी भी कंपनी का, और आप चाह रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने स्मार्टफोन से उस इंटरनेट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने का माध्यम है वाईफाई। यानी कि अगर आपका पीसी, डेस्कटॉप या आपका टैबलेट या आपका फ़ोन या आपका टीवी सभी वाईफाई कंपैटिबल है, यानी कि उसमें वाईफाई की कनेक्टिविटी है, तो आप आसानी से उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और उस डिवाइस में वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो वाईफाई बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही फास्ट तरीका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है। आजकल आप जहाँ भी चले जाएं, चाहे कैफ़ेज़ में जाएं, चाहे कोई ऑफिसेज में जाएं, रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको वाईफाई कनेक्शन मिलेगा। आप अपने फ़ोन में भी अगर वाईफाई कनेक्शन ऑन रखेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट दिखती है, जिससे ये पता चलता है कि आपके आसपास कौन सी वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल हैं। तो ये हमने जाना वाईफाई कनेक्शन के बारे में। अब जानते हैं DSL के बारे में, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक तरह से आप समझिए डायल अप का एक एडवांस वर्जन है
जो ब्रॉडबैंड का यूज़ करता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। DSL को कनेक्ट करने के लिए फ़ोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है, पर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में एक लैंडलाइन कनेक्शन भी होना चाहिए। जब आप बात करते हैं डायल अप और DSL कनेक्शन की, तो डायल अप जब आप यूज़ कर देते हैं तो वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, पर वहीं हम बात करें DSL कनेक्शन की, तो एक बार आपने उसे स्विच ऑन कर दिया यानी कि एक बार वो ऑपरेशनल है, तो उसके बाद वो अपने आप काम करता है, वो टर्न ऑफ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि उसकी स्पीड डायल अप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं केबल इंटरनेट कनेक्शन की। तो ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके जरिए केबल के थ्रू आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके एरिया में या आपकी लोकेलिटी में जो केबल इस्तेमाल होता है टीवी कनेक्शन पहुंचाने के लिए, वही सेम केबल इस्तेमाल होता है इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने के लिए। उसी को कहते हैं केबल इंटरनेट कनेक्शन। ये डायल अप और DSL के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है और काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है। अब बात करते हैं सैटेलाइट कनेक्शन की। सैटेलाइट कनेक्शन कनेक्ट करता है इंटरनेट से सैटेलाइट के जरिए, यानी कि हमारे अर्थ के अराउंड जो भी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके जरिए वो इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करता है। ये बाकी सब इंटरनेट कनेक्शन के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए अगर आप अपने फ़ोन में या डेस्कटॉप या अपने कंप्यूटर में गेमिंग कर रहे हैं या कोई हैवी टास्क कर रहे हैं तो उसके लिए शायद ये सूटेबल नहीं है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप की इंटरनेट कनेक्शन के बारे में, जो है मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि जब आप अपने घर से दूर होते हैं, जब वाईफाई सिग्नल के आसपास नहीं है या आपके आसपास कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है और आप अपने फ़ोन में फिर भी इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं, वो आप अपने फ़ोन की बदौलत कर पाते हैं। तो फ़ोन में इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें आप समझिए जो भी आप सिम कार्ड से रिचार्ज कराते हैं तो उसके ज़रिए आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर के आसपास हैं या कहीं भी दूर ट्रैवल कर रहे हैं। आप बस खाली मोबाइल डेटा को ऑन करते हैं और अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। तो ये था लास्ट तरीका कि कैसे आप अपने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर पाते हैं। इंट्रानेट एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होती है जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए होती है। ये नेटवर्क टिपिकली इंटरनेट से अलग होती है, मतलब इसका एक्सेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मेंबर्स ही कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑथराइज्ड यूजर्स। इसका मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना। इंटरनेट के जरिए मेंबर्स अपने ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर ही किसी भी लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं जहां वो ऑथराइज्ड एक्सेस के साथ वेरियस रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स और टूल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सोचिए, एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां हजारों एम्प्लॉयज हर रोज काम करते हैं। हर एम्प्लॉय की अपनी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हें अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए सही इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इंटरनेट ये सब प्रोवाइड करता है और उन्हें अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए सही इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। यहाँ आता है इंटरनेट का रोल। सबसे पहले, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेसिबल होता है। ये ऑफिस के प्रीमाइसेस में ही अवेलेबल होता है
और इंटरनेट से अलग होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स जैसे कि एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ केसेस में वेंडर्स ही इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम चीज जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट के जरिए एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की। इसमें मैसेजिंग सिस्टम्स, ईमेल, चैट रूम्स और डिस्कशंस फोरम्स शामिल होते हैं, जिससे एम्प्लॉयज अपने वर्क रिलेटेड क्वायरीज डिस्कस कर सकते हैं और कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग और स्टोरेज। एक बड़े ऑफिस में रोज के बेसिस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जनरेट होते हैं। इंटरनेट डॉक्यूमेंट शेयरिंग और स्टोरेज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां एम्प्लॉयज अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे इंफॉर्मेशन एक्सेस और मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। चौथी चीज़ जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो है रिसोर्स एक्सेस। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि पॉलिसीज, गाइडलाइंस, ट्रेनिंग मटेरियल्स और टेम्पलेट्स। इंटरनेट के जरिए एम्प्लॉयज इन रिसोर्सेज को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। ये एक एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड तरीका है इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेस करने का। इंटरनेट कोलैबोरेशंस को भी फैसिलिटेट करता है। टीम्स और डिपार्टमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां उन्हें डॉक्यूमेंट्स शेयर करने, डिस्कशन करने और टास्क मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है। इससे टीम वर्क इम्प्रूव होती है और प्रोजेक्ट्स को स्मूथ तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा बेनिफिट है सिक्योरिटी। क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कठिन सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स, इंक्रिप्शंस और रेगुलर ऑडिट्स जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ही कॉन्फिडेंशियल डेटा तक पहुंच सके। इन शॉर्ट, इंटरनेट एक वाइटल टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को एक सिक्योर, ऑर्गेनाइज्ड और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां वो अपने टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकें। ये इंटरनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस को स्ट्रीमलाइन करता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पे हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे। कैसे कंफ्यूजन होगी? ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये इंटरनेट के बारे में तो हमने समझा कि इंटरनेट के ज़रिए आप दुनिया में किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। पर ये इंटरनेट एक ही कंपनी यूज़ करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंटरनली यूज़ होता है। पर फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत फिर भी कंफ्यूजन रह गई कि इन दोनों के बारे में समझ नहीं आ रहा, तो आइए हम इन दोनों को पॉइंट्स के ज़रिए समझते हैं कि इन दोनों में यानी कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में मुख्य डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर इनके बीच में मुख्य डिफरेंस है कुछ ये। तो सबसे पहला, इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस है एक्सेस का, यानी कि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और वहीं इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। यानी कि इंटरनेट दुनिया में कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो किसी भी रेस का हो, कोई भी कंट्री का हो, कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसके पास अधिकार है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और कोई तीसरा व्यक्ति आके उसे यूज़ नहीं कर सकता। वो काफ़ी सिक्योर्ड होता है और एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इंटरनेट का स्कोप बहुत बड़ा होता है और वहीं जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो उसका स्कोप बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। यानी कि इंटरनेट पे आपको मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है। इंटरनेट को हम इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन की अंत नहीं है। आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं और लोगों के साथ जितने चाहे उतने फाइल्स शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं
इंटरनेट का स्कोप यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है उसका स्कोप काफी छोटा होता है, यानी कि वो बस इंटरनली एक कंपनी के अंदर इस्तेमाल होता है, पूरे दुनिया में यानी कि पूरे दुनिया जहां में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो बस एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित होता है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में कंट्रोल का भी डिफरेंस होता है, यानी कि इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता, जो चाहे वो उसे यूज कर सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से बिलोंग करता हो या कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वही इंटरनेट को एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। एक कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो उसे किन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं और किन लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। वही इंटरनेट की जब बात करें तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस है सिक्योरिटी का, यानी कि इंटरनेट पे आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शायद शेयर ना करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं इंटरनेट पे जाकर अपना आधार कार्ड डिटेल्स या फिर अपनी बैंक की डिटेल्स ना शेयर करना चाहूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई उसका मिसयूज कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है। वही इंटरनेट नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे मेरी जो भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सारी वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं और वो डेटा इस तरीके से सिक्योर होता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका कोई मिसयूज कर सकता है। फिर सबसे लास्ट डिफरेंस है कस्टमाइजेशन का। आप इंटरनेट को, अगर आप चाहें कि आप इंटरनेट को कस्टमाइज करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते हैं, वो लिमिटेड होता है, क्योंकि इंटरनेट को कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी कंट्रोल नहीं करता है। वहीं जब हम बात करते हैं इंटरनेट की तो उसमें कस्टमाइजेशन की अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन उसे कंट्रोल करती है और वो अपने इस्तेमाल के मुताबिक उसमें जैसे चाहे वैसी चेंजेस कर सकती है। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो आसान भाषा में समझिए कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिस पर इंटरनेट का सारा डेटा यानी कि डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस सारे एक जगह स्टोर्ड होते हैं। मान लीजिए कि आपको अमेरिका के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके अमेरिका के बारे में जब आप टाइप करते हैं तो वो आपके सामने कई सारे वेब पेजेस ओपन करके देता है, यानी कि बहुत सारे आपको आर्टिकल्स दिखेंगे या बहुत सारे लिंक्स दिखेंगे अमेरिका से रिलेटेड। जिस भी वेब पेज को आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस वेब पेज को ओपन करने के बाद एक दूसरा पेज खुलता है और उसमें काफ़ी सारे इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, टेक्स्ट होगा अमेरिका से रिलेटेड, और उसके अंदर भी आपको हाइपर टेक्स्ट लिंक दिखाई देता है, यानी कि एक वेब पेज के अंदर काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं जो और इंटरनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमने जाना कि वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर काफ़ी सारे वेब पेजेस होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे फाइल्स, डेटा सारा स्टोर किया जाता है। अब मान लीजिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप अमेरिका के बारे में इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं वो अपने किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के साथ शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें जो भी URL दिख रहा है आपको, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो लिंक आप कॉपी करके जिस भी इंसान के साथ शेयर करेंगे और जब भी वो इंसान उस लिंक को ओपन करेगा तो वो डायरेक्टली उसी वेब पेज पे लैंड होगा जिस वेब पेज को आप एक्सेस कर रहे थे या जिस वेब पेज को आप देख रहे थे। तो ये है
कि वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेट का सारा डेटा एक जगह पे स्टोर होता है और आप वहाँ पे जाके किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जब सर्च करते हैं तो बहुत सारे वेब पेजेस खुलते हैं। तो इसके ज़रिए आपके सामने एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जिसके ज़रिए आप दुनिया की हर इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में तो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आप समझिए ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। इंटरनेट एक हार्डवेयर सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप दुनिया के सारे कंप्यूटर्स के साथ एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं और ये कनेक्शन जुड़ता है केबल्स के ज़रिए, वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए या फिर वायर्स के ज़रिए। कि वहीं जब हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की तो वो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है URL या फिर हाइपरलिंक टेक्स्ट के ज़रिए। अब इसमें हम जानेंगे वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट के बारे में आपने सुना होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। वेबसाइट यानी कि एक ऐसा वेब पेज है जहाँ पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट की अगर हम बात करें, अगर समझिए आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है तो आप इंटरनेट पे जाके जिस वेबसाइट को ओपन करेंगे वो काम करने के लिए वो उस सर्विस का वेब पेज है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी का कोई ना कोई वेबसाइट होगा इंटरनेट पे, तो वो वेबसाइट आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट पे। और आप जब उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपकी कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी उस वेबसाइट पे नजर आती है। तो सबसे पहले जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने खुलता है होम पेज, यानी कि आपकी कंपनी का मेन पेज जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयज़ की, फिर करियर की, फिर इंट्रोडक्शन होता है आपकी कंपनी का, फिर आपकी कंपनी ने क्या क्या काम किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है, आपकी कंपनी का एड्रेस होता है, आपकी कंपनी में कौन कौन मेन पोजीशन पे हैं उनकी डिटेल्स होती हैं जो आपको होम पेज पे नज़र आती हैं। वहीं आप गौर फरमाएं तो उसके बाद अगर आप हर एक लिंक, मतलब जो भी उस पर इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर जब आप ओपन करेंगे पर्टिकुलर किसी चीज़ पे तो वापस एक और विंडो यानी कि एक और पेज ओपन होती है जिसमें उस टॉपिक के बारे में और डिटेल में समझाया गया होता है, जिसे कहते हैं हाइपरलिंक टेक्स्ट। तो ये अब हमने जाना वेबसाइट के बारे में। और इसी की तरह अगर आप ब्राउज़र पे किसी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक अ रोबोट, आप उस इंफॉर्मेशन को टाइप करके एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ब्राउज़र में आपने जिस इंफॉर्मेशन को ढूंढा है उससे रिलेटेड सारी वेबसाइट्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब आप जिस भी वेबसाइट को क्लिक करेंगे या जिस भी वीडियो या इमेज को क्लिक करेंगे आप उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं और इजीली जब चाहे तब उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये समझिए वेबसाइट में दो टाइप की वेबसाइट्स आती हैं, एक तो हो गया स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा हो गया डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में ये होता है कि अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप उस पर कुछ भी इंटरैक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बस पढ़ने के लिए होती है, वो बस देखने के लिए होती है, पर आप उसमें जाके कुछ क्लिक नहीं कर पाते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन या फिर और कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। वहीं जब हम डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट में आपको इंटरैक्शन करने का मौका मिलता है। तो ये हमने जाना वेबसाइट के बारे में और कैसे वेबसाइट पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या अलग अलग डोमेन के हिसाब से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब इसमें हम जानेंगे URL के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम URL के बारे में बात करते हैं। URL को आप वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली इंटरनेट पे किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट तक पहुंचने का एड्रेस होता है। जहां आम जिंदगी में किसी घर या दुकान का पता यूज़ करते हैं हम वहां तक पहुंचने के लिए, वैसे ही URL का यूज़ करके इंटरनेट पे किसी पर्टिकुलर फाइल, वेबसाइट या डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। ये आपके वेब ब्राउज़र को बताता है कि आपको जो रिसोर्स चाहिए वो इंटरनेट के विशाल नेटवर्क में कहाँ मिल सकता है।
इंटरनेट को एक बड़ी सी सिटी समझिए जिसमें कई सारी बिल्डिंग्स हैं और ये अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग वेब पेजेस हैं। URL वो डिटेल्ड एड्रेस है जो स्ट्रीट नेम, हाउस नंबर और यहाँ तक कि कौन से फ्लोर और कौन से रूम में जाना है उसका एड्रेस बताता है। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट या किसी डॉक्यूमेंट या किसी भी फाइल का URL है तो उसे अपने ब्राउज़र में टाइप करके आप उस तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। अब हर URL में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले HTTP URL में इस पार्ट को स्कीम या प्रोटोकॉल कहते हैं। ये ब्राउज़र को बताता है कि डेटा एक्सेस करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। HTTP लैंग्वेज सबसे कॉमन है, वेबसाइट्स के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन आपने HTTP लैंग्वेज की जगह HTTPS लैंग्वेज भी देखा होगा जो सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। उसी के साथ FTP फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है और मेल टू मेल्स भेजने के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ तरह के लैंग्वेजेस हैं जो आप अपने URL में देखेंगे। URL का दूसरा पार्ट है www.example.com। ये डोमेन नेम है। ये एक ह्यूमन फ्रेंडली तरीका है वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए। बिना किसी IP एड्रेस यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स को टाइप किए बिना या उसे याद रखे बिना आप सही वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। तीसरा पार्ट है URL का index.html। ये पार्ट स्पेसिफिक फाइल या पेज को पॉइंट करता है वेबसाइट पर। ये स्पेसिफाई करता है कि आपको बिल्डिंग में कौन से फ्लोर और कौन से रूम में विजिट करना है। ज़्यादातर वेब ब्राउज़र्स URL को पेज के टॉप की एड्रेस बार में डिस्प्ले करते हैं। जब आप वहां URL टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, ब्राउज़र ये एड्रेस रीड करता है और ये पता लगाता है कि करस्पॉन्डिंग सर्वर में ये कहाँ लोकेटेड है और उससे डेटा वापस अपनी स्क्रीन पर भेजने को कहता है। इंटरनेट पे हर वेबसाइट, इमेज और वीडियो को एक यूनिक URL के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, जो इंश्योर करता है कि दुनिया भर के यूजर्स उस तक पहुंच सके अगर उन्हें सही वेब एड्रेस पता हो। ये URL सिस्टम इंटरनेट को नेविगेट करना पॉसिबल बनाता है, आपको पेज टू पेज और कंटेंट टू कंटेंट सीमलेसली मूव करने देता है। URLs इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए एक फंडामेंटल टूल है। ये आपके ब्राउज़र को इंटरनेट के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में गाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड साइंस आपको सिटी में गाइड करते हैं। ये URL इंश्योर करते हैं कि जब भी आप वेब सर्फ करते हैं तो आप एग्जैक्टली वही ढूंढें जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। चलें समझते हैं कि डिफरेंट डोमेन एक्सटेंशंस क्या हैं और किस पर्पस के लिए ये यूज़ होते हैं। .com ये सबसे कॉमन टाइप का एक्सटेंशन है जो मोस्टली कमर्शियल यानी कि बिजनेस के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई कंपनी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करती है वो अपने वेबसाइट के लिए .com एक्सटेंशन का यूज़ करती है। .edu ये एक्सटेंशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस। इंडिया में या ग्लोबली कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर उनका एक्सटेंशन .edu से होता है। तीसरा है .gov ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए रिजर्व्ड है, जैसे भारत सरकार या स्टेट सरकार की वेबसाइट। ये इंश्योर करते हैं कि जो वेबसाइट आप देख रहे हैं वो एक वैलिड गवर्नमेंट सोर्स से है। उसके बाद आता है .net। ओरिजिनली ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अब इसे वेरियस टाइप के पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली तब अगर डिज़ायर .com डोमेन नेम अवेलेबल ना हो। उसके बाद आता है .org ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती है, सिर्फ सोसाइटी की हेल्प या डेवलपमेंट के लिए काम करती है, वो .org एक्सटेंशन का यूज़ करती है। ये था एक ओवरव्यू इन सभी कॉमन डोमेन एक्सटेंशंस का। हर एक का अपना स्पेसिफिक यूज़ है और ये समझना इम्पॉर्टेंट है
ताकि जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो तो कोई वेबसाइट विजिट करे तो आपको ये अंदाज़ा हो कि उस वेबसाइट का पर्पस क्या है। अब इसमें हम जानेंगे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। डोमेन नेम सिस्टम एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। यानी कि समझिए, अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को, तो उसे ओपन करने के लिए उसका जो एड्रेस है, यानी कि जो आईपी एड्रेस है, वो आप याद नहीं कर सकते हमेशा, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए डोमेन नेम्स यहाँ पे काम आते हैं। आप इंटरनेट पे जाके खाली उसका डोमेन नेम भी अगर सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो डोमेन नेम सिस्टम है वो आपकी एंटर किए गए डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और आपको वो स्पेसिफिक वेबसाइट ओपन करके देता है। तो आइए जानते हैं डोमेन नेम सिस्टम के कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले डोमेन नेम इंसान के लिए याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको राजस्थान के या किसी गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो आप आसानी से उसे याद रख के जब चाहे तब इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे राजस्थान की किसी वेबसाइट को ओपन करना है, जैसी https://rajasthan.gov.in, तो मेरे लिए इसको याद रखना, इस एड्रेस को याद रखना बहुत आसान है। मैं जाके इंटरनेट पे डायरेक्टली सर्च कर सकती हूँ और जैसे ही मैं सर्च करूँगी, डोमेन नेम सिस्टम उस डोमेन का आईपी एड्रेस ढूंढकर वो वेबसाइट मेरे सामने ओपन करके देगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों डोमेन नेम इजी होता है, जिससे कि हम कभी भी उसे याद रख सकते हैं और उसे याद रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दूसरी चीज़ कि जब हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, जो मैंने कहा कि एक डोमेन नेम सिस्टम एक डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, तो आपकी जानकारी के लिए आप ये जानिए कि आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। यानी कि समझिए, जैसे कि हम राजस्थान गवर्नमेंट वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो उसका आईपी एड्रेस कुछ ऐसा होगा कि समझिए 105.3.246.789, कुछ न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में होगा जो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं और डोमेन नेम के ज़रिए हम आईपी एड्रेस को ओपन कर सकते हैं। और फिर इसका तीसरा फीचर है कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना खुद का डोमेन नेम खरीदना चाहती है, वो चाहती है कि उसका डोमेन नेम कोई यूज़ ना कर पाए और सिर्फ वही उसका मतलब जो पर्टिकुलर एड्रेस है या जो उसकी आइडेंटिटी है वो बस वही यूज़ कर पाए, तो वो खरीद सकती है। और वैसे ही आप अपना भी डोमेन नेम बना सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होता है यूज़ करने के लिए और उस पर किसी का राइट नहीं होता। समझिए, कोई अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट है, तो राजस्थान गवर्नमेंट की जो डोमेन नेम है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, वो बस राजस्थान गवर्नमेंट ही यूज़ कर सकती है। तो ये थे कुछ फीचर्स कि ये डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे ये हमें अलग अलग वेबसाइट्स और वेब पेजेस तक पहुंचाता है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो अब हम जानेंगे वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र सिंपल शब्दों में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिस पे जाकर आप कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स में देखा कि हम राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में सर्च कर रहे थे, अमेरिका की इन्फॉर्मेशन जान रहे थे, तो वो जिस प्लेटफॉर्म पे जाके हम सर्च करते हैं, जिस एप्लीकेशन को हम हमारे कंप्यूटर या हमारे फ़ोन या लैपटॉप में ओपन करते हैं सर्च करने के लिए, उसे कहते हैं हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशंस कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, ऐसी कई तरह की वेब ब्राउज़र एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो वहीं जब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप की जो एप्लीकेशंस हैं, जो अलग अलग टाइप की वेब ब्राउज़र एप्लीकेशंस हैं, उनके यूआई भी अलग होते हैं। अगर आप एप्पल सफारी को ओपन करेंगे तो उसका यूआई अलग होगा, वैसे ही अगर आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो उसका यूआई आपको अलग नज़र आएगा। अगर आप फायरफॉक्स को ओपन करेंगे तो वो अलग होगा। तो इसी तरीके से हर एक वेब ब्राउज़र अपने अलग अलग सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो वेब ब्राउज़र करता ये है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके सर्च पैनल में, यानी कि उसके सर्च बार में जाके जब आप सर्च करते हैं, तो वेब ब्राउज़र अपने सर्वर से जो वर्ल्ड में जो सर्वर अवेलेबल है
उस सर्वर से कनेक्ट करता है या फिर उसके आसपास जो लोकल सर्वर अवेलेबल है उससे कनेक्ट करता है और उस सर्वर से इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाता है। तो ये है प्रोसेस कि कैसे वेब ब्राउज़र हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेब ब्राउज़र में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र में आपको बैक और फॉरवर्ड बटन्स दिखते हैं, यानी कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए उन वेब पेजेस को और उसकी अंदर सर्च करने के लिए आप फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करते रहते हैं, तो वो वेब पेज के अंदर उसका दूसरा वेब पेज को ओपन करता है, फिर दूसरा ओपन करता है वेब पेज। और वहीं अगर आप पीछे जाना चाहते हैं, मतलब आप जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहाँ पे बैक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बैक बटन्स का यूज़ करते हैं जो वेब ब्राउज़र पे आपको नज़र आता है। फिर उसके बाद वेब ब्राउज़र पे एक रिफ़्रेश या रीलोड बटन होता है। ये क्या करता है कि समझिए अगर आप अपने पेज को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल एरर है, तो उसके लिए आप एक रिफ़्रेश बटन होता है वेब ब्राउज़र पे, उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो पेज वापस से ओपन होता है ताकि जो भी टेक्निकल एरर्स या उसमें ग्लिच आ रहा था वो उसके बाद सही हो जाए। फिर इसके बाद वेब ब्राउज़र में एक स्टॉप बटन होता है। मान लीजिए अगर आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाके किसी वेब पेज पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ प्रोसेस में चल रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए वेब ब्राउज़र पे एक कैंसिल बटन होता है, एक स्टॉप बटन होता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी एक्टिविटी वहाँ हो रही है वो रुक जाती है। फिर वेब ब्राउज़र पे होम पेज बटन होता है, यानी कि आप जब वेब ब्राउज़र पे जाके कुछ सर्च करते हैं और फिर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर किसी हाइपरटेक्स्ट लिंक के ज़रिए किसी और पेज को ओपन करते हैं और आप जब मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में आप होम पेज पे जाना चाहते हैं, होम पेज यानी कि हमारा जो मेन पेज है वेब ब्राउज़र का, तो उसके लिए भी एक बटन होता है जिस पे डायरेक्टली आप अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको वेब ब्राउज़र की होम पेज पे लेके चला जाता है। फिर वेब ब्राउज़र पे अगर आप देखेंगे तो एक एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप अपना जो भी आप वेब पेज ओपन करना चाहते हैं उसका एड्रेस टाइप करते हैं या उस लिंक को पेस्ट करते हैं। और सबसे खास बात कि हर एक वेब ब्राउज़र HTTP सिक्योर को सपोर्ट करता है और वेब ब्राउज़र में आपने जो भी सर्च किया है, समझिए आप चाहते हैं कि लास्ट 1 महीने में आपने जो भी वेब ब्राउज़र पे सर्च किया है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप डिलीट कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री हटा सकते हैं या फिर जो भी कैश फाइल्स हैं उनको भी डिलीट कर सकते हैं। और कुछ मेन वेब ब्राउज़र्स की एग्जांपल्स हैं फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम और आजकल ब्रेव ब्राउज़र भी काफ़ी यूज़ में देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे इमेजेस या वीडियो के ज़रिए आप देख पा रहे होंगे कि एक यूज़र अपने वेब ब्राउज़र को कैसे यूज़ करता है। जैसे कि जब वो वेब ब्राउज़र को किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करता है तो वहाँ भी ऊपर की तरफ एक एड्रेस बार होता है, वहाँ पे वो अपने वेब पेज का एड्रेस टाइप करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर वो राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में कुछ सर्च करना चाहता है तो वहाँ पे वो टाइप करता है www.rajasthangovernment.com या कोई भी और दूसरा कोई एड्रेस, और जैसे ही वो टाइप करता है उसे एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद उसके पेज पे उसके मतलब स्क्रीन पे काफ़ी सारे वेब पेजेस नज़र आएंगे और उसके बाद जब वो एक वेब पेज को ओपन करेगा तो वहाँ उस वेब पेज से रिलेटेड होम पेज उसके सामने खुल जाएगी। तो ये था तरीका कि कैसे किसी भी वेब ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे जाके किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी फाइल के रिगार्डिंग आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं और एंटर दबाकर आप जो भी उससे रिलेटेड जो भी वेब पेजेस अवेलेबल हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे HTTP और HTTPS के बारे में। HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, दोनों ही एक ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स आपके वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं।
तो अब हम जानते हैं HTTP और HTTPS की मेन डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है सिक्योरिटी का। जब आप HTTP का यूज़ करके किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेटा ओपन फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि वो एक नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल बन जाता है और चांसेस होते हैं कि हैकर्स आपकी डेटा को एक्सेस कर सकें। और वहीं अगर हम बात करें HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में, तो जब आप HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो आपका डेटा पहले एन्क्रिप्ट होता है, उसके बाद ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। दूसरा मेजर डिफरेंस है डेटा एन्क्रिप्शन। HTTP में डेटा एन्क्रिप्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कि आपकी कोई कार्ड डिटेल्स हैं या फिर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो चांसेस होते हैं कि वो हैकर्स तक पहुंच सकें। और वहीं जब हम बात करें HTTPS की, तो जब आप HTTPS यूज़ करते हैं तो आपका डेटा सिक्योर होता है, वो एन्क्रिप्ट होके ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपके कार्ड की डिटेल या बैंक डिटेल्स कोई चोरी होने का कोई खतरा नहीं रहता है। तीसरा मेजर डिफरेंस है URL स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं HTTP की, तो उसका जो लिंक होता है वो HTTP से शुरू होता है। वहीं अगर हम बात करें HTTPS से, तो उसका जो लिंक है वो HTTPS से शुरू होता है। और आखिरी मेजर डिफरेंस जो HTTP और HTTPS को अलग बनाता है कि HTTP तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आप ऐसी न्यूज़ आर्टिकल की बात करें जो दुनिया में कोई भी पढ़ सकता है, नॉन सेंसिटिव है और कोई भी एक्सेस कर सकता है, तब HTTP का यूज़ किया जाता है। तो वही अगर हम बात करें HTTPS की, तो HTTPS में किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बैंक डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स या फिर और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हम जानेंगे कि आप वेब पे कैसे कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी ब्यूटी टिप के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप उसके बारे में सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि उससे मिलता जुलता ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने नजर आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्यूटी टिप के बारे में सर्च किया हो और कुछ कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिजल्ट में आ गई हो? जैसे आपने ब्यूटी टिप के बारे में सर्च किया और रिज़ल्ट में आपको कुछ बाइक्स की इमेजेस आ रही हैं, बाइक्स के बारे में बात हो रही है, ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, राइट? तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है, जो हमारा इंटरनेट का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक सर्च इंजन टूल का इस्तेमाल करता है। एक सर्च इंजन टूल के इस्तेमाल करने से हमारा जो इंटरनेट है, जो हमारा ब्राउज़र है, वो हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सर्च रिजल्ट में देता है। तो आइए थोड़ा सा और विस्तार में, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि ये सर्च इंजन आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। तो जैसे कि हमने बात की सर्च इंजन के बारे में, तो सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जो आपके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे से खोज कर आपके सामने प्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने इससे पहले बात की, हम ब्यूटी टिप के बारे में सर्च कर रहे थे, तो उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही हमें रिजल्ट में दिखाई देती है। तो एग्जैक्टली वही काम सर्च इंजन टूल आपके लिए हमेशा करता है जब भी आप वेब पे कुछ सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन टूल बेसिकली आपके लिए हर उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और आपके सामने
एज ए रिजल्ट पेश करता है। तो आइए कुछ जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसकी खूबियाँ क्या है, इसकी खासियत क्या है और ये कैसे काम करता है। वेब क्रॉलर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए काम करता है, जैसे गूगल या बिंग। वेब क्रॉलर को एक तरीके से आप डिटेक्टिव समझ सकते हैं, जो इंटरनेट की हर एक कोने को एक्सप्लोर करता है, हर पेजेस को, हर वेबसाइट्स को विजिट करता है और देखता है कि उन पर किस पर कंटेंट लिखा गया है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं उनको नोट करता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ये टेक्स्ट हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं या फिर कोई लिंक हो सकती हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इस वेब क्रॉलर को मिलती है उसको ये एक ह्यूज बुक में नोट करता है, जिसे हम सर्च इंजन कहते हैं। जब आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो बुक से जो भी रेलेवेंट पेजेस है वो निकाल कर आपके सामने शो करता है। इंडेक्सिंग। तो अगर हम सर्च इंजन टूल की बात कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि एक सर्च इंजन टूल रेगुलरली हर एक वेब पेजेस को क्रॉल करता है और उनमें जो टेक्स्ट या वर्ड्स या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उन्हें इंडेक्स करता है। इस प्रोसेस के जरिए वो समझता है कि किन टॉपिक्स पर कौन से वेब पेजेस अवेलेबल हैं, जो कि वो समय आने पर आपको एज ए रिजल्ट आपको दिखा सकता है। दूसरा है कि सर्च इंजन टूल एल्गोरिदम्स के हिसाब से काम करता है, यानी कि जब आप कुछ वेब पे सर्च करते हैं तो सर्च इंजन टूल देखता है कि आपने जो भी सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग कौन से रेलेवेंट वेब पेजेस हैं उसी को वो दिखाता है, और जो रेलेवेंट नहीं है उन्हें शोकेस नहीं करता है एज ए रिजल्ट। तो ये एक बहुत ही बेसिक एल्गोरिदम है जो हर एक सर्च इंजन टूल फॉलो करता है। फिर आप जब वेब ब्राउजर पे कुछ भी टाइप करते हैं तो सर्च इंजन टूल के लिए वो एक क्वेरी बन जाती है और वो क्वेरी के हिसाब से आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या यूँ कहें कि रेलेवेंट वेब पेजेस आपके सामने खोलकर दिखाता है, और इसके लिए वो अपने एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है। फिर जैसे जो भी आपने सर्च किया वो रैंकिंग के बेसिस पे होता है, यानी कि जो सर्च इंजन टूल का एल्गोरिदम है वो रैंकिंग के हिसाब से वेब पेजेस को दिखाता है, यानी कि जो सबसे ऊपर के वेब पेजेस होंगे वो हाईली रैंक्ड होंगे, और सर्च इंजन टूल ये समझता है कि जो सबसे ऊपर वेब पेजेस हैं वो आपकी क्वेरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो वो सबसे ऊपर दिखाता है। और फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे थोड़े से कम रेलेवेंट वेब पेजेस आपको नज़र आते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई कंटेंट क्रिएटर होता है या कोई कंपनी होती है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उनका जो वेबसाइट है सबसे टॉप रैंक करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स या जो भी कंपनीज या फिर जो भी बॉडीज़ हैं जो सर्च इंजन पे सबसे ऊपर नज़र आती हैं जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, इसका मतलब है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ का सही से उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सर्च इंजन में सबसे टॉप पे नज़र आते हैं। तो आप चाहे दुनिया में कोई भी बिजनेस की बात कर लें, बड़े से बड़े बिजनेस, छोटे से छोटे बिजनेस या कोई भी छोटा सा व्यापार अगर ऑनलाइन है तो वो ये चाहता है कि हम एसईओ में सबसे ऊपर रैंक करें, जिसकी वजह से लोग हमारे वेबसाइट पे ज़्यादातर आएँ और हमारे वेबसाइट पे हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, हमारे प्रोडक्ट्स से ख़रीदारी करें और देखें कि क्या क्या अवेलेबल है। तो एसईओ एक पार्ट है सर्च इंजन का, जिसका इस्तेमाल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स या बिग पर्सनालिटीज़ करते हैं अपने वेबसाइट को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और यही आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि कुछ सर्च इंजन रिजल्ट्स जो दिखाता है वो कई सारे स्पॉन्सर्ड या पेड भी होते हैं, यानी कि जो कंपनीज या कंटेंट क्रिएटर्स जो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक करे, उसके लिए कुछ प्रमोशन भी वो करते हैं और उसके लिए वो मतलब एक तरह से एक फीस देते हैं जिसके ज़रिए उनका वेबसाइट टॉप रैंक करता है।
और सिर्फ यही नहीं, एक सर्च इंजन टूल सिर्फ अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाता है, बल्कि वो आपके बिहेवियर के हिसाब से भी आपको रिजल्ट्स दिखाता है। यानी कि किस तरह का कंटेंट आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या किन वेबसाइट पर आप ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, या आपका प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से भी वो आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स दिखाता है। तो ये हमने जाना कि कैसे सर्च इंजन टूल हमारी मदद करता है कि हम इंटरनेट पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च कर पाएँ, और हम जो भी सर्च कर रहे हैं उससे मैक्सिमम हमें जो है इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, और दुनिया जहाँ में जो भी आप सर्च करते हैं, जो भी आप इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हैं, वो इसकी मदद से ही होता है। अब इसमें हम बात करेंगे विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया एक फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें हर तरह का इंफॉर्मेशन, दुनिया जहाँ की हर तरह की इंफॉर्मेशन इसमें आप पढ़ सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया जहाँ से हर तरह के वॉलंटियर्स जुड़ते हैं और अपने इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, और उसमें जो भी आर्टिकल्स लिखे होते हैं उन्हें एडिट करते हैं, और भी जानकारी उस पर शेयर करते रहते हैं। तो आइए विकिपीडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स के जरिए और समझते हैं। सबसे पहले तो विकिपीडिया को यूज़ करना फ्री है, यानी कि आपको बस इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है और आप अपने ब्राउज़र पे जाके विकिपीडिया को सर्च कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन या किसी भी तरह का लॉगिन क्रेडेंशियल्स या और कोई साधन की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और सबसे खास बात, विकिपीडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन बंगाली में पढ़ना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप विकिपीडिया में बंगाली में पढ़ सकते हैं, और भी अन्य लैंग्वेजेस उसमें अवेलेबल हैं। और ये बात आपको थोड़ी सी इम्प्रेस भी करेगी कि विकिपीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन आप देखते हैं वो अनबायस्ड होता है, उसमें कोई ओपिनियन नहीं होता है। यानी कि समझिए, अगर किसी तथ्य के बारे में बात की जा रही है या किसी घटना के बारे में बात की जा रही है, तो उसमें सिर्फ फैक्ट्स लिखे गए होते हैं, कोई अपना ओपिनियन शेयर नहीं करता, कोई अपना उसमें राय नहीं देता। तो एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन जानने का बहुत ही अच्छा माध्यम है जो है विकिपीडिया। एक और बात कि विकिपीडिया आर्टिकल्स रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं, यानी कि अगर आपने कोई आर्टिकल 10 दिन पहले पढ़ा होगा तो हो सकता है कि बीच में किसी वॉलंटियर ने उस आर्टिकल को थोड़ा सा कस्टमाइज किया हो या उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट किया हो। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर आप विकिपीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है किसी इंसान के बारे में, कि सब मान लीजिए कोई पर्सनालिटी है, ठीक है, आप उसके बारे में विकिपीडिया पे सर्च कर रहे हैं, तो अगर उसकी हाल फिलहाल में अगर शादी हुई है या उसके बच्चे हुए हैं तो वो भी विकिपीडिया पे अपडेट किया जाता है। तो वैसे ही विकिपीडिया पे हर इन्फॉर्मेशन होती है वो लेटेस्ट होती है, और ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई आर्टिकल अगर 10 साल पहले लिख दिया गया हो तो वो ओल्ड वर्जन ही होता है, बल्कि वो आए दिन अपडेट किया जाता है आपके और हमारे जैसे वॉलंटियर्स के ज़रिए जो रेगुलरली उन आर्टिकल्स को अपडेट करते रहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाके देखेंगे तो इसमें साइंस, हिस्ट्री, ब्यूटी या फिर मान लीजिए कुछ भी, मतलब कोई सोशल टॉपिक से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। आप चाहें तो आप भी जाके विकिपीडिया में कोई भी आर्टिकल में एडिट कर सकती हैं, पर ज़रूरी होता है कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना, और कुछ रूल्स हैं जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप भी विकिपीडिया की एडिटर बन सकते हैं। और सबसे खास बात ये कि विकिपीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है वो एक ग्रुप ऑफ एडिटर्स कम्युनिटी है जो उसे चेक करती है और कंटेंट को रिफाइन करती रहती है। तो ये हमने जाना विकिपीडिया के बारे में। आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद विकिपीडिया को एक्सप्लोर करिएगा और देखिएगा कि कितना यूज़फुल ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप दुनिया की हर तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में एकदम सही फैक्ट्स जान सकते हैं।
तो अब इसमें हम जानते हैं कि कैसे आप एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि, या यूँ कह लें कि एक ईमेल जिसे 1993 से ईमेल कहा जाने लगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप किसी से भी एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, आप अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर उस कंपनी ने आपको कहा है कि आप अपना CV उनके साथ शेयर करें, तो आप कोई और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ना यूज़ करके ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। और ये अक्सर उन ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज़ या उन कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है जहाँ पे वो चाहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेन रखना। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अगर ईमेल की बात करें तो इसमें 3 मेजर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसके ज़रिए आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं। तो आपकी आईडी सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है सामने वाले की यानी कि रिसीवर की ईमेल आईडी, यानी कि आप जिसे ईमेल भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और तीसरा, जो मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं वो मैसेज आपके पास होना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप उस सेंडर को क्या भेजना चाह रहे हैं। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं कि कैसे आप कोई ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर ईमेल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उनमें आते हैं जीमेल, याहू और आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। ये कुछ मेजर ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल बहुत यूज़ किए जाते हैं। और आपको बता दें कि ईमेल एड्रेस किस तरह के होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी का नाम बिल गेट्स है तो उनका ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि billgates@gmail.com या फिर billgates+18@gmail.com। ऐसे कुछ डोमेन नाम्स होते हैं जो ईमेल की एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर गूगल की ईमेल सर्विस की बात करेंगे जो है जीमेल। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जीमेल को यूज़ करेंगे। तो आपको ईमेल क्रिएट करने के लिए या ईमेल को एक्सेस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना ईमेल वर्क नहीं करता और आप किसी को ईमेल नहीं भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके पास आपकी ईमेल आईडी रेडी होनी चाहिए, यानी कि आप अगर इस एग्जांपल के तौर पे हम कहें तो अगर हम जीमेल की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि आपके पास सेंडर का ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आप कैसे जीमेल के ज़रिए किसी को भी ईमेल शेयर कर सकते हैं। तो आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हम ओपन करेंगे हमारा गूगल क्रोम। हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसे मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ पे आप ऐप लॉन्चर पे आएंगे राइट साइड, यहाँ पे गूगल ऐप्स में। तो यहाँ पे आप देखिए जीमेल है, इस पर क्लिक करें और ये हमारा जीमेल का पेज ओपन हो गया है। तो आइए अब देखते हैं कि आप जीमेल के ज़रिए कैसे किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। तो ये हमारा ईमेल यहाँ पे ओपन है, हमारा जीमेल ओपन है। तो हम यहाँ पे कंपोज पे जाएंगे सबसे पहले एक नई ईमेल को ड्राफ्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन साइज़ है वो फुल कर दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एंटर करना होगा आपके रिसीवर का ईमेल एड्रेस जिसे आप ये मेल करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं जिसे इस ईमेल को शेयर करना चाह रही हूँ, मैंने उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, इसकी कॉपी अगर आप किसी को भेजना चाह रहे हैं तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं इस CC पे क्लिक करके। तो यहाँ पे समझिए ये जो ईमेल एड्रेस है मैं चाह रही हूँ कि उनके साथ इस ईमेल की बस एक कॉपी शेयर हो, तो मैं उन्हें CC में ऐड कर सकती हूँ जिसके ज़रिए इस ईमेल की बस उन्हें कॉपी शेयर होगी। अब मान लीजिए मैंने अगर BCC पे क्लिक किया तो BCC में मैं जिसे भी ऐड करूँगी, जैसे मानिए मैंने ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड किया, मैंने ये BCC में ये ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया। तो BCC से क्या होगा कि BCC में जिस ईमेल एड्रेस को मैंने मेंशन किया है वो बाकी जो 2 और CC में है उन्हें पता नहीं चलेगा कि BCC वाले को भी ये कॉपी भेजा गया है,
पर अगर आप ओके हैं, इफ़ यू आर फाइन कि चलो मतलब आपका कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप हाइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सीसी में डाल सकता हूँ, तो आप यहाँ बीसीसी से हटाकर उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी मेल की कॉपी इनके पास चली जाए। पर जैसे कि मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोगों को, बाकी जो रिसीवर हैं उनको पता ना चले कि आपने इनके साथ ये कॉपी शेयर की है, तो आप यहाँ से हटाकर उन्हें बीसीसी में वापस ऐड कर सकते हैं। तो ये है एक बहुत ही यूज़फुल फीचर जीमेल का, जिसके ज़रिए आप मल्टीपल लोगों को मेल भेज सकते हैं और उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसी आप टू में रखना चाहते हैं, यानी कि किसी आप डायरेक्टली इस मेल को एड्रेस कर रहे हैं, फिर किसी आप सीसी में रखना चाहते हैं, यानी कि किसी आप इस मेल का कॉपी भेजना चाहते हैं, और किसी आप बीसीसी में ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये जो टू वाला सेक्शन है, इसमें आप मल्टीपल मेल्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और मेल यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप मल्टीपल लोगों के ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे ईमेल का सब्जेक्ट पार्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट एक ऐसा हिस्सा है मेल का जो बताता है कि आपने जो मेल भेजा है, जो आपने मैसेज भेजा है, वो किस बारे में है। मान लीजिए मैं ये ईमेल जो ड्राफ्ट कर रही हूँ, मैं एक कंपनी के साथ अपना प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ, अपना सीवी शेयर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ रेज्यूमे फॉर वीडियो एडिटर्स रोल। ठीक है, अब जब रिसीवर के पास ये मेल जाएगी तो उनको अपने हेडिंग में ही ये सब्जेक्ट नज़र आ जाएगा, जिससे वो गेस कर पाएंगे कि अच्छा ये मैसेज जो मुझे भेजा गया है वो किस बारे में है। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल की जो बॉडी है वो लिखेंगे। जैसे आपने ईमेल लिख दिया, टेक्स्ट यहाँ पे आपने तो यहाँ पे जैसे समझिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर दिया है। अगर आप इस टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, किसी और फॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से उस टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के लिए, यहाँ से सिलेक्ट करके, मान लीजिए मैंने ये कर लिया सिलेक्ट, तो देखिए उस हिसाब से ये चेंज हो गया है टेक्स्ट फॉर्मेट। अब मान लीजिए मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाला फॉन्ट, तो ये इस हिसाब से आप ईमेल की टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसकी साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने उसे स्मॉल कर दिया, तो साइज़ इसकी छोटी हो गई है। उसके बाद आप चाहें तो इसे यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इवन अंडरलाइन कर सकते हैं, और कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो जिस हिसाब से आप चेंजेस करेंगे उस हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप ईमेल में हर तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फिर अगर समझिए आप नंबर्स ऐड करना चाहते हैं अपने ईमेल में, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक करके ये नंबर्स ऐड किए हैं। फिर वहीं अगर आप बुलेट पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। फिर अगर आप इसको इस तरीके से लेफ़्ट और राइट अलाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई कोट अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर किसी लिखे हुए टेक्स्ट को अगर आप स्ट्राइक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जिस भी टेक्स्ट को आपने कस्टमाइज़ किया है वहाँ से आप उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, तो आप बस उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो जो उसका ओरिजिनल जो फॉर्मेट था वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है। जब हमारा मेल रेडी है तो हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक एरो है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। यानी कि समझिए अगर आप इस मेल को आपने ड्राफ्ट कर लिया है, हर तरीके से रेडी है,
पर अगर आप चाहते हैं कि रिसीवर के पास आपका जो मेल है वो कल सुबह 9 बजे पहुँचे, अभी ना पहुँचे, कल सुबह 9 बजे पहुँचे, तो आप ये इस पर सिलेक्ट करके यहाँ से टाइम और डेट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कल की तारीख है 10 और मैंने यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर लिया 9 AM, ठीक है, और यहाँ से हमने कर दिया स्केड्यूल सेंड, तो ये स्केड्यूल सेंड हो गया। अब अगर आप इसको अंडू करना चाहते हैं तो अंडू भी आप कर सकते हैं। तो ये जो ईमेल आप शेयर कर रहे थे वो सेंड ना होकर वापस ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे और ऑप्शंस हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, इस फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहें तो जो टूल बार आपको नज़र आ रहा था उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। फिर अगर आप इस अटैच फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप या आपके मोबाइल पर जो भी फाइल स्टोर्ड हैं उनमें से कोई भी फाइल ईमेल में अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे चली गई और मैंने यहाँ से जो फाइल मुझे इस ईमेल मैसेज के साथ अटैच करनी है उसे सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए वो फाइल यहाँ पे अटैच हो गई है। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप कोई लिंक यहाँ पे डालना चाहते हैं, कोई वेब एड्रेस, तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं इस मेल में तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इमोजी आ गई है। और अगर आप गूगल ड्राइव पे जाके कोई स्पेसिफिक फाइल को यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट फ़ोटो में जाएंगे तो हमारे फ़िलहाल आपको इस पर कोई फ़ोटोज़ नज़र नहीं आ रही हैं, पर अगर आपके ड्राइव में फ़ोटोज़ होंगी तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाकर आप कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन कर सकते हैं और सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई सिग्नेचर क्रिएट नहीं किया है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, पर अगर आपने अपना सिग्नेचर यहाँ पे ऐड किया है तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे सेटिंग्स नज़र आती है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट टू फुल स्क्रीन, लेबल, प्रिंट, चेक स्पेलिंग और सेट टाइम टू मीट और ये सब। तो अब मान लीजिए हमने हमारा जो ईमेल है, जो ईमेल का टेक्स्ट है, हमने रेडी कर लिया है, हमने रिसिपेंट्स की मेल एड्रेस ऐड कर दी है और अब हम इसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए मैसेज सेंड बता रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपने कोई गलती कर दी है और अगर आप उस मैसेज को अंडू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप मैसेज को देखना चाहते हैं तो व्यू मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये रहा वो मेल जो आपने शेयर किया है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जिसको आपने शेयर किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। जैसे ये मेरी ईमेल आईडी है जहाँ से ये मेल गया है, फिर 2 में जिनको मैंने शेयर किया है, डेट, टाइमिंग एंड सब्जेक्ट एवरीथिंग। तो ये है आसान तरीका कि कैसे आप मेल शेयर कर सकते हैं। अब आके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि इस जीमेल के हमारे इंटरफेस में हमें क्या क्या और मिलता है। यहाँ पे अगर आप कोई स्पेसिफिक ईमेल स्टार करना, आपने अगर स्टार किया है तो वो स्टार ईमेल्स में दिखता है। फिर जैसे अगर आपने किसी ईमेल को स्लोज पे रखा है तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो जो भी ईमेल्स आपने भेजी हैं वो आपको सेंड पे दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट्स नज़र आएंगे, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और मोर पे आप जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट, चैट, स्केड्यूल्ड, ऑल मेल, स्पैम और डिलीटेड ईमेल्स वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे कैटेगरीज और ये सब हैं। तो ये था कैसे आप जीमेल के थ्रू या किसी भी और ईमेल प्लेटफॉर्म पे ईमेल्स भेज सकते हैं और बहुत आसानी से एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं बस कुछ स्टेप्स में।
राजस्थान सरकार और उसके विभिन्न विभागों के लिए विशेष और सूचनात्मक वेबसाइट्स बनाई गई हैं। इनमें से कुछ वेबसाइट्स के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहला है राजस्थान सरकार का राज्य पोर्टल http://rajasthan.gov.in। ये राजस्थान सरकार की मुख्य वेबसाइट है जिसमें मुख्य विभागों और उनसे जुड़े सेक्शंस के लिंक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। राज्य पोर्टल सूचनात्मक और लेन देन से रिलेटेड सरकारी सेवाओं तक पहुँचने का आसान तरीका प्रदान करती है। इसके साथ राजस्थान सरकार किसी भी समय और स्थान पर नागरिक सेवाओं के लिए एक विंडो इंटरफेस प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस राज्य पोर्टल के कुछ फायदे। सबसे पहले, ये सभी नागरिकों और सरकार के उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना का एक स्रोत है। इस पेज पोर्टल में एक वेब डायरेक्टरी है जो किसी भी विभाग, एजेंसी, स्वास्थ्य संस्था, राज्यसभा, न्यायपालिका आदि तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा फायदा, ये नागरिकों, व्यापारों और एनआरआई के लिए सूचनात्मक या लेन देन से रिलेटेड सरकारी सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस प्रदान करती है। तीसरा फायदा, वेब पोर्टल से तुरंत जुड़ने के लिए ये सुनिश्चित करती है। इससे डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स के साथ रियल टाइम अपडेट की मदद मिलती है। अब आइए जानते हैं आवेदन भरने के लिए आरपीएससी वेबसाइट के बारे में। आरपीएससी की मुख्य वेबसाइट लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं http://rpsc.rajasthan.gov.in। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है जहां नागरिकों के लिए रिक्त पदों, वैकेंसीज की आवेदन भरे जाते हैं। यहां आवेदन की स्थिति का पता और समय पर ऑनलाइन परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं तीसरे पोर्टल के बारे में, आरटीई पोर्टल, शिक्षा का अधिकार। आरटीई ऑनलाइन पोर्टल पर जाने के लिए आप इस वेब एड्रेस को अपने ब्राउजर में टाइप कर सकते हैं। ये पोर्टल एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है उन वर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये पोर्टल उनकी व्यवस्थित और ऑटोमेटिक प्रवेश प्रक्रिया को संभव करता है। आरटीई एक्ट के अनुसार आरटीई पोर्टल ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए 25% सीट्स को ट्रैक और सुपरवाइज करता है। ये वेबसाइट राज्य के 35,000 प्राइवेट स्कूल्स को कवर करती है और शिक्षा विभाग और आम लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन की ब्रिज की तरह काम करती है। ये ऑनलाइन सिस्टम स्कूल्स में सीट्स की गिनती, प्रवेश के लिए आवेदन, ऑनलाइन शुल्क प्रतिपूर्ति, फॉर्म वितरण, रसीद तिथियां, लॉटरी की जानकारी और स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सूची जैसी अन्य डिटेल्स में मदद करती है।